नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनम गोयल आप सभी का अभिनंदन करते हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम लोग करेंगे डिस्कस आप लोग मेरे साथ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो आप देखते हैं और तैयारी करेंगे। तो इसीलिए देरी के इस बात की, तो आज का सेशन शुरू होने से पहले फटाफट शेयर करके सबको बता दीजिए कि भाई ज़रूर देखें ये क्लास, ताकि जिससे आप लोगों की तैयारी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मुख्य जानकारी बताना चाहती हूँ कि हमारा राइस स्मार्ट लेकर आया है राइस स्मार्ट एप्लीकेशन पर कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, एक ऐसा बैच जहां पर एसएससी के सभी निवारण है। क्यों? क्योंकि एसएससी के जो कई सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग जगह पर अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एसएससी के हर लेवल को कवर करके एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में तैयार किया गया है ये एग्ज़ाम पैटर्न आप देखेंगे। साथ के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बैच में आपको मिल रहे हैं बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि 3 घंटा डेली लाइव क्लासेस, ऐसी लाइव क्लासेस जहाँ पर आपकी डेढ़ घंटे की यानी 1.5 आवर्स की आपकी रहेगी क्लास, जहाँ पर 2 सब्जेक्ट पर डे आपके कवर कर दिए जाएंगे। यानी करते रहेंगे हम लोग कोशिश कि इस तरह से पैरेलली चलती रहे आपकी तैयारी। और साथ के साथ आप देखेंगे कि जो भी टॉपिक करवाया जाएगा क्लास में, उस टॉपिक का प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी एक अच्छा खासा स्टडी मटेरियल, जहाँ जो क्लास में तो आपने पढ़ा है उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आप लोगों के अन्य जो और भी हाई लेवल के एग्जाम्स है उसके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं डेली क्लास टेस्ट, यानी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अब तक तो आपने क्लासेस ज़रूर की होगी, लेकिन हर टॉपिक का उसी का क्लास टेस्ट नहीं किया होगा जो राइस स्मार्ट आपको दे रहा है। यानी आप अपनी क्लास में क्लास के टॉपिक के साथ साथ अपने टीचर्स के साथ रहकर उसी टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत ही इंपॉर्टेंट। साथ के साथ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर वीकली असेसमेंट टेस्ट, यानी एक ऐसा टेस्ट जहाँ पर आप देखेंगे जो आपने पूरा वीक में पढ़ा है उसके आधार पर यह टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है, ताकि आप लोगों की तैयारी में कोई रुकावट ना रहे। साथ ही साथ यही पैटर्न फॉलो करेंगे मंथली बेस्ड एग्जाम में, यानी यहाँ पर आपको नजर आएगा जो पूरा मंथ आपने पढ़ा होगा वही चीज़ जो है उसी के आधार पर एग्जाम यहाँ पर भी प्रिपेयर किया जाएगा, उसके साथ तैयारी चलती रहेगी। फिर हम फॉलो करेंगे उससे भी आगे सेमेस्टर टेस्ट, यानी आप देखेंगे कि वो सेमेस्टर टेस्ट जो बहुत ही अच्छा, मतलब आप मानेंगे ना, तो ये बैच एक ऐसा है जहाँ पर इसका पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन है और उस ड्यूरेशन के डिवाइड करके मतलब बहुत स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बनाया गया, ताकि जो समय निर्धारित है उसी में रहकर आप तैयारी करें। ताकि हम भी चाहते हैं कम समय के साथ ज़्यादा तैयारी के साथ आप लोग बढ़ते रहें आगे, हमारे साथ करते रहें तैयारियाँ और पाएँ यहाँ पर सिलेक्शन हमारे साथ। साथ के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो अक्सर हमारे बच्चों के बीच में बनी रहती है, डाउट क्लियरिंग सेशन। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग ऐसी तैयारी में लगते हैं जहां पर हमारा मोटिव है सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन, तो सिर्फ वहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए राइस स्मार्ट यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पर कमिट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना रह जाए। इसलिए डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जेनेरिक टॉपिक, ऐसे जेनेरिक वीडियोस जहाँ पर आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन, वो भी वीडियो के माध्यम से, जो बहुत ही एक्सप्लेनेशन बेस्ड भी होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिएगा ये राइस स्मार्ट एप्लीकेशन पे जाकर। ये बैच इंक्वायरी नंबर यहाँ लिखा है मौजूद है, जहाँ आप यहाँ पर जाकर जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और ये बात ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ मेरे बच्चों के लिए यहाँ पर है एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट जो देख रहे हैं मेरे कोड के साथ SG500, यानी आज ही मेरे कोड के साथ ये बात ज्वाइन कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा मेरा कोड। तो चलते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। तो चलते हैं अब आगे के सेशन को प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न जो आपके सामने आ चुका है, और वो क्या है? Who was the last ruler of Mauryan dynasty? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?
चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। अक्सर यूँ अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर जब बात होती है मौर्यन साम्राज्य की, तो अक्सर मौर्यन साम्राज्य से क्वेश्चन ज़्यादातर फोकस किए जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण शासक, जैसे कि हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द ग्रेट। लेकिन ऐसा ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो बाकी के रेस्ट ऑफ द रूलर्स हैं, यानी जिन शासकों पर प्रभाव नहीं डाला जाता है ज़्यादातर, वहाँ से भी इस चीज़ की संभावना होती है कि प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो इसीलिए एक अलग ही प्रश्न यहाँ पर है मौर्य साम्राज्य से, जहाँ उत्तर के तौर पे देखते हैं हमारा उत्तर होता है बृहद्रथ। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पर बृहद्रथ की, ठीक, जिसका शासनकाल 187 से 185 ईसा पूर्व, जी हाँ, बहुत मतलब कम ड्यूरेशन के लिए रहा था। ठीक है, यह मौर्य शासक थे। ठीक है, मतलब मौर्यों के आप कह सकते हैं अंतिम शासक थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को मेंशन करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मौर्यों के अंतिम और नवे शासक थे। ठीक है, यानी 9th रूलर थे। ठीक है, क्यों थे? दरअसल इनके जो जनरल थे, कहा जाता है जो इनके अधीन रहकर कार्य करते थे, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है इनके मतलब इनकी हत्या करके इनसे साम्राज्य छीनकर यहाँ पर शुंग वंश की नींव रखी थी। दरअसल अगर बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य जितना मजबूत मौर्य साम्राज्य को बना चुके थे अशोक की मृत्यु के बाद, वो मौर्य साम्राज्य तो जैसे खंडित, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, विघटन होता जा रहा था, बिखरता जा रहा था। अब जब बिखरता जा रहा था तो जहां तक हम देखते हैं कि अशोक का शासन अफगानिस्तान तक था, अब वही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में तो मौर्यों का नाम ही रह गया था, क्योंकि वहां पर शासन आ चुका था ग्रीको बैक्टीरियन, जहां पर हम देखते हैं ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासन आ चुका था। और जानते हैं कि उन्हीं की पुत्री से विवाह करते हैं कौन? बृहद्रथ। ऐसा हमें एक ऑथर द्वारा, मतलब एक लेखक द्वारा जो है रचना में पता चलता है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा ये पता चलता है। और इसीलिए क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने इनका साम्राज्य समाप्त किया, तो ये हुए मौर्यों के अंतिम शासक। ठीक है, इनके जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों की सत्ता छीनकर शुंग वंश की स्थापना की। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम यहाँ देखते हैं, जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के प्रश्नों को भी हमें यहाँ प्लेटफॉर्म पर राइस स्मार्ट के साथ, मेरे साथ डिस्कस करते रहना है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अन्य प्रश्न की और। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो क्या है? शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 विद। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1776 किसके साथ की थी? जय सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, शाइस्ता खां। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम जानते हैं इतिहास में जब प्रश्नों पर फोकस किया जाता है तो कैसे भूल सकते हैं हम यहाँ पर मराठों को। और मराठा में जब बात आती है छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति शिवाजी के कंटेंट को हमको ज़्यादा ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ के प्रश्न में हमसे जो खासतौर से पूछा जा रहा है पुरंदर की संधि को लेकर, जो साइन की गई थी किसके साथ? जय सिंह के साथ। दरअसल होता यूँ है कि इस समय उत्तर भारत में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं मुगल शासन की, तो उस समय औरंगजेब का आधिपत्य था, जो चाहता था कि दक्षिण भारत में भी मुगल साम्राज्य इसी तरह से यूं ही कहते ना जिसका झंडा प्रचम रहे। ठीक है, तो कोशिश की जा रही थी, जहाँ पर उन्होंने पहला अभियान तो भेजा था शाइस्ता खां के साथ, लेकिन शाइस्ता खां जो था वो
विफल होता है, सफल नहीं होता है। लेकिन इसकी विफलता के साथ जहां शिवाजी को एक समय तक ये लगने लगा था कि शायद अब वो जो है औरंगजेब को तो मतलब एक अच्छे से कहते हैं ना मज़ा चखा चुके हैं, उनका अभियान फेल हो गया है, तो यहाँ पर इत्मीनान से बैठे थे पुरंदर के किले में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, कि तभी पहुँच जाते हैं कौन, तभी पहुँचते हैं जयसिंह, जिन्होंने इनके पुरंदर के किले को, ठीक है, पुरंदर के किले को चारों ओर से घेर लिया था। जब तक दाना पानी था तब तक बेचारे शिवाजी जो थे वो चुप रहे, लेकिन बाद में जाकर यहाँ पर उन्हें करना पड़ा एक संधि साइन, जिस संधि साइन करने के तहत उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया और बाद में जाकर यहाँ पर मतलब उन्होंने मुगलों की एक बार को कहते हैं ना उनसे समझौता करने पर तैयार हो चुके थे। जो प्रश्न बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये पुरंदर में मतलब ये जो संधि थी यहाँ की गई थी, इसलिए इसे कहा जाता है पुरंदर की संधि जो की जाती है, जैसा कि आप समय काल देख रहे हैं यहाँ पर 1776 में। साथ के साथ यहाँ पर हमें नज़र आता है ये संधि साइन होती है किस किस के बीच में, शिवाजी। एक चीज़ आपको यहाँ पे करेक्ट करनी पड़ेगी, ये दरअसल 1776 नहीं 1676 आप लोग लिखेंगे, ठीक है, छत्रपति शिवाजी और दूसरी तरफ आपके कौन आ जाते हैं, जय सिंह। जहाँ पर नज़र आते हैं यहाँ पर कि शिवाजी और जय सिंह के बीच में ये संधि साइन होती है और संधि साइन होने के बाद जो थे शिवाजी तैयार हो चुके थे मुगलों के साथ कुछ बातों को यहाँ पर समझौता करने पर। जैसे इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र शंभाजी को मुगलों को मनसबदार के रूप में सौंप दिया, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने अपने 23 किले भी दे दिए और इनसे खुद समझौता करने जाते हैं। ये कहाँ पर, उत्तर भारत औरंगजेब के पास। लेकिन कहा जाता है कुछ ऐसा कि औरंगजेब ने जिस तरह से इनका अपमान किया, वहाँ पर जिस तरह से शिवाजी ने उनका विरोध करने की कोशिश की, उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहाँ से एक समय के बाद शिवाजी फरार होने में सफल होते हैं। और बाद में जाकर हम देखते हैं कि शिवाजी ने दक्षिण में आकर स्थापना की थी एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य, जिसका नाम होता है मराठा साम्राज्य, और ये कहलाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलते हैं इसी के साथ दोस्तों आगे की और प्रश्न की और बढ़ते हुए, जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट मॉडरेट, निम्नलिखित में से कौन से नेता उदारवादी नहीं थे। प्रश्न के तौर पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि यहाँ पर उदारवादी वर्ड से यानी मॉडरेट की जब बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमें नज़र आता है ऑप्शंस के तौर पर, जिनसे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्या है, दादा भाई नौरोजी, आनंद चालू, बिपिन चंद्रपाल, मदन मोहन मालवीय। दरअसल अगर इनकी बात की जाती है, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, आनंद चालू, ये वो लोग थे जो उदारवादी, ठीक है, उदारवादी चरण के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके 2 चरण देखे जाते हैं, यानी हम देखते हैं जब बंगाल विभाजन और सूरत विभाजन जो होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, जिस तरह से सूरत विभाजन हुआ, वहाँ एक समय के बाद हम नज़र आता है कि अभी तक जो उदारवादी युग चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उनका जो एक तरीका था कि अंग्रेज़ों से अगर समझौता करना है, बात करनी है, तो पिटिशंस के द्वारा, लेटर्स के द्वारा या अपील के द्वारा, बातों के द्वारा हम इस तरह से अपनी बात रखें। लेकिन नहीं, उग्रवादी दल के नेता जिन्हें कहा जाता था ट्रियो, ठीक है, और वो कौन थे, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल। तो आंसर तौर पे हमारा क्लियर हो चुका है, यानी कौन है हमारे बिपिन चंद्र पाल, जो नज़र आते हैं हमारे कौन से रूप में, एक उग्रवादी नेता, ठीक है। यह कांग्रेस के उग्रवादी
दल के नेता थे। ठीक है, ये उग्रवादी दल के नेता थे। साथ ही साथ अगर बात करते बिपिन चंद्र पाल की, तो ये कौन थे? राष्ट्रवादी लेखक, स्वतंत्रता संग्रामी। मतलब कई बातों से इन्हें कहा जाता है कि जर्नल लिखने का इनको बहुत ही शौक हुआ करता था, जहां पर इन्होंने स्वराज, मतलब अगर हम कहते हैं स्वदेश स्वराज, ये जो विचार थे इन्होंने लाला लाजपत राय और यहाँ पर जो है बाल गंगाधर तिलक के साथ इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरा सहयोग दिया था। बहुत अच्छी चीज़, जिसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यू इंडिया, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं प्रदक्षिणा, यहाँ पर इन्होंने इसके माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं की थी, जिसके ऊपर या स्वदेश और स्वराज के विचारों को ये लोगों तक पहुँचाया करते थे। ठीक है, तो इनकी रचना में हम बात करते हैं जिसमें आता है न्यू इंडिया, इंग्लिश में और हिंदी में सेम रहेगा। ठीक है, द ट्रिब्यून। इस तरह से इनकी रचना के माध्यम से इन्होंने अपने कौन से उद्देश्य को पहुंचाया था? लोगों तक पहुंचाया था स्वराज और स्वदेशी के विचारों को। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इस तरह से काफ़ी हद तक आप जान गए होंगे इनके बारे में। ठीक है, और जो हम आंसर के तौर पे दिख चुके हैं, किस तरह से अलग प्रश्न यहाँ से पूछा गया जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इवन नज़र आता है कि इन्होंने जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1887 में, मद्रास अधिवेशन में, वहाँ पर इन्होंने आर्म्स एक्ट का भी एक तरह से विरोध किया, उस पर रिपील करने की इन्होंने मांग की थी। तो काफ़ी एक्टिव रहे थे ये भारत में स्वतंत्रता संग्रामी के विचार को लेकर, जहाँ पर ये पूरा विरोध करते हैं ब्रिटिश सत्ता को लेकर। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और जो आपके सामने आ चुका है क्या है? द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वाज लेड बाय। अवध और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि इस प्रश्न में फोकस किया जा रहा है किस पर? यहाँ बात की जा रही है लखनऊ और अवध, लेकिन कई बार इसी प्रश्न को डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछा जाता है, जैसे कि बिहार में कौन लीड कर रहे थे, कानपुर में किसने लीड किया, झांसी में या ग्वालियर में किसने लीड किया, या फिर दिल्ली में किसने लीड किया। इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। जहां पर जब ये बात कही है, फोकस किया इन्होंने अवध और लखनऊ पे, तो उत्तर के तौर पर प्रश्न है, मतलब ऑप्शन हमारे सामने है नाना साहिब, बेगम हजरत महल, आसफ उद्दौला, बेगम जीनत महल। और जब हम बात करते हैं उत्तर की, तो हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत की महल की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल, जिन्हें बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है, आप जानते हैं दरअसल इनका जो आक्रोश था यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, उसका कारण था क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे, जो इनके पति थे, वो दरअसल नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, जिस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, यानी हड़प नीति के तहत डलहौजी ने उन पर कुशासन का आरोप लगा के उन्हें यहाँ से भेज दिया था कलकत्ता। तब बेगम हजरत महल जो गुस्सा तो खाए हुए थी, लेकिन 1857 के इस विद्रोह की शुरुआत के साथ जो उत्तेजना उनके अंदर जागृत हुई थी, वहाँ पर वो चाहती थी, इस उद्देश्य से आक्रोश करते हुए विद्रोह करना चाह रही थी अंग्रेज़ों का, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक हक। और कौन सा वो हक था? कि इनके जो पुत्र थे उन्हें उत्तराधिकारी का ये हक दिलवाना चाहती थी, जिनका नाम था बिरजिस कादिर। ठीक है, तो यहाँ पर बिरजिस कादिर को उस पद पर ये नियुक्त करना चाहती थी। एक साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो इनका कहना था कि दरअसल ब्रिटिश सत्ता ने विरोध के दौरान काफ़ी सारे मंदिर और मस्जिदों को तोड़वाया था, जहाँ पर इन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अंग्रेज़ों को एक तरह से वर्शिप करने के लिए, यानी अगर हम पूजा कर रहे हैं, हम किसी को पूज रहे हैं या हम इबादत कर रहे हैं, तो वहाँ स्वतंत्रता दी जाए, प्राप्त की, मतलब स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इस तरह से नष्ट करने का उन्हें कोई भी हक नहीं है। तो धार्मिक विषयों को भी उन्होंने बहुत हद तक फोकस किया था, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम देख सकते हैं। काफ़ी हद तक अगर बात की जाए तो जहाँ एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई का रोल आता है, वहाँ पर इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी दोस्तों। और जानते हैं अंतिम समय में नेपाल में जो है इनका देहांत हो जाता है। तो देखते हैं, आइए बात करते हैं यहाँ पर बेगम हजरत महल की। यह अवध के
शासक वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया और अपने पुत्र बिरजिस कादर को उत्तराधिकारी नियुक्त के लिए संघर्ष किया। ठीक है, जहां इनका देहांत होता है नेपाल में, इनका नेपाल में देहांत होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें इनके बारे में देख सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक हम समझ सकते थे कि अगर बात हो बेगम हज़रत महल की तो उनसे और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करी हमने इनके उत्तराधिकारी को लेकर, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिरजिस कादर के लिए कौन उत्तराधिकारी के लिए उनके संरक्षिका के रूप में लड़ने वाली शासिका, तब आपका नाम उत्तर अगेन सेम रहेगा, बेगम हज़रत महल। समझ रहे हैं इस तरह से। और चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, जो आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय, खिलाफत आंदोलन का आयोजन किया था जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली ब्रदर्स यानी अली बंधु, ठीक है, और साथ के साथ आगा खां। तो दोस्तों, जब बात की जाती है खिलाफत आंदोलन, याद कीजिए वो खिलाफत आंदोलन वो दौर था जब कहते हैं ना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यहाँ पर घोषणा कर दी जाती है कि अब जो ऑटोमन साम्राज्य है वहाँ पर खलीफा का पद जिस तरह से समाप्त करने की घोषणा की, जो इस समय माना जाए तो मुस्लिम जगत के बहुत बड़े खलीफा माने जा रहे थे। एक तरह से लोगों का उनके प्रति एक कहते हैं इमोशंस जुड़े हुए थे, ठीक है, भावनाएं जुड़ी हुई थी। और जब उन्होंने अपने खलीफा के लिए इस तरह से सुना, ये घोषणा सुनी, तो जहाँ पर विश्व के जगह जगह हिस्सों में, कई हिस्सों में जो है आंदोलन चलाया जा रहा था उनके पद को बचाए रखने के लिए, ठीक है, ताकि उनके पद को समाप्त ना किया जाए। इसी तरह से हमारे भारत के काफ़ी नेताओं ने यहाँ पर आंदोलन चलाया था, जिसमें शुरुआत करते हैं अली ब्रदर्स यानी अली बंधु, ठीक है। और आप जब बात करते हैं ना अली बंधु, तो बेसिकली नाम आता है दो भाइयों का जिनका था शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे इस आंदोलन से जुड़ चुके थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, साथ के साथ अजमल हकीम, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हुए जो वो लोग तो जुड़ते ही गए। साथ के साथ हम देखते हैं कि यह खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही थी भारत के दौरान, जो देखा जाता है वो यह है कि इस आंदोलन के साथ एक और आंदोलन शुरू होता है जिसे हम कहते हैं भारत में असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुआ, ठीक है। साथ के साथ हमें यहाँ पर इनके आंदोलन में क्या नजर आता है, इनका आंदोलन नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग और खिलाफत आधारित था।
साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं इसमें दोनों शामिल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इसमें शामिल थे, जहाँ पर देखते हैं कि ये काफ़ी कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन शुरू करते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर जानते हैं कि अफसोस जो मतलब यहाँ पर इतना रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी मतलब कोशिश की जाती है इस पद को समाप्त करने से बचाया जाए, लेकिन वो बाद में हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे यहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने कॉमरेड नामक रचना से लोगों को, मतलब अली बंधुओं की बात करें तो उन्होंने इस रचना के माध्यम से लोगों के मन में अपने इस्लाम जगत को लेकर काफ़ी हद तक फीलिंग्स जागृत की कि किस तरह से उन्हें अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। हालांकि एक धार्मिक मुद्दा तो शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का विरोध एक ही था और वो था अंग्रेजी सत्ता। तो ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? यह है आंदोलन खलीफा के पद को सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया था। समझ रहे हैं आप लोग? और इस तरह से जो है हमें नज़र आता है कि यहाँ पर ये आंदोलन अफसोस आगे जाके विफल होता है, ठीक है। और इसका एक कारण क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत जो चल रहा था जगह जगह भारत के हर हिस्सों में ये आंदोलन, वहाँ पे चोरी चोरा घटना के साथ ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से सारी जो चीज़ें थी, उम्मीदें थी, वो सारी बेकार हो जाती हैं। और इसी के साथ आप देखते हैं एक और नया प्रश्न जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर नजर आता है, वो क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हु वर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द वॉर ऑफ सक्सेशन? निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकारी के युद्ध में शामिल नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अगर मैं इतना गारंटी दे रही हूँ कि आप लोगों ने इसे शायद अपने आप से तो थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करते हैं जब हम लोग डिस्कशन को लेकर, तो इस तरह की चर्चा में इस तरह का प्रश्न जो है बहुत कम देखने को मिलता है। जहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं दारा, शुजा, अस्करी, ठीक है, मुराद होता है कई बार, कोई बात नहीं। दरअसल दोस्तों ये बात हो रही है 1658 ईसा की। 1658 ईसा में, जहाँ पर मतलब मैं एक सेकेंड आप मुझे अगर देंगे ना तो मैं चाहती हूँ कोई बात नहीं, इसको एक बार यहाँ ठीक कर लेते हैं। उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी का थोड़ा सा ना राइटिंग ऐसी है तो थोड़ा सा आप जो है देखेंगे मैनेज करते हुए। शाहजहां, हम जानते हैं शाहजहां जो थे दरअसल इनका केंद्र में शासन था, मुगल शासक रहे थे, सम्राट थे। आप जानते हैं कि 1658 में जहां इनका अंतिम शासनकाल माना जाता है, वहां दूर दूर तक चर्चा थी कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और बहुत जल्द हो सकता है ये ईश्वर को, अल्लाह को प्यारे हो जाएं। और इस तरह से जब इनके 4 जो पुत्र थे, मतलब जो उत्तराधिकारी में हम देख सकते हैं हो सकते थे, हालांकि इनके सबसे बड़े पुत्र थे दारा शिकोह। आप जानते हैं दारा शिकोह को इन्होंने उत्तर पश्चिम जो है अपना साम्राज्य सौंपा हुआ था, वहाँ पर इन्हें गद्दी दी हुई थी संभालने के लिए। दक्षिण की ओर थे औरंगजेब, इधर आपको नज़र आते हैं पश्चिम भारत की ओर मुराद, और इधर बंगाल की ओर नज़र आते हैं शाह शुजा, ठीक है। तो ये 4 पुत्रों को चारों दिशाओं का इन्होंने बना रखा था, एक तरह से गवर्नर। और आप जानते हैं कि शाहजहां के इस समय जो बड़े पुत्र है दारा शिकोह, माना जाए तो यही उत्तराधिकारी होने वाले थे, यही उत्तराधिकारी होनी चाहिए थे। लेकिन इन तीनों को लगा कि अगर उत्तराधिकारी का पद हासिल करना है तो हमें लड़ना होगा युद्ध। आप जानते हैं तब ये उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा गया, जो 6 चरणों में लड़ा जाता है और अंत में विजयी होते हैं औरंगजेब, जिसके साथ जो है यहाँ पर औरंगजेब बनते हैं अगले मुगल सम्राट। तो इसका मतलब अस्करी जो है यहाँ पर जो है उत्तराधिकारी के युद्ध में शामिल नहीं थे, क्योंकि अस्करी इधर कौन थे? हुमायूं के भाई थे, ठीक है, हुमायूं के भाई थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं है, ये घटना पहले की, इनका जो किरदार आता है वो पहले आता है और बाद में, ठीक है, जिस युद्ध के बाद इस उत्तराधिकारी युद्ध के बाद औरंगजेब मुगल
सम्राट बना। समझ गए आप लोग। और इसमें ही आप देख रहे हैं कि मतलब ये कई बार पूछा जा सकता है कि उत्तराधिकारी का युद्ध किस वर्ष हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1658, तो भूलना नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इनके अन्य अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इवन दारा शिकोह जो था बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे अत्यधिक पढ़ा लिखा था इनके पुत्रों में नहीं, काफ़ी अगर हम देखना चाहते हैं, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी जो हम पुस्तकों की बात करते हैं तो इन्होंने अनुवाद भी किया था, ठीक है। अपना मतलब इन्होंने काफ़ी हद तक जो है उनका अनुवाद संस्कृत से फारसी भाषा में किया था, जिसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा वो टेक्स्ट था, ठीक है। यहाँ पर मैं वो लगाती हूँ प्रश्न चिन्ह, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क, ताकि मुझे लगे भाई आप लोग मेरा क्लास देख रहे हैं नहीं, मैंने तो आपको हिंट दे दिया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ स्क्रीन पर क्या है, विच इंडियन लिटरेचर इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 1028 मजाक कर रही थी, ठीक है। हाइम्स रिटन इन वैदिक संस्कृत, कौन सा भारतीय साहित्य वैदिक संस्कृत में लिखे गए 1028 सूक्तों का संग्रह है। एंड ऑप्शंस आर ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण, आरण्यक। वेल, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की ओर तो देखिए यहाँ पर वेदों को लेकर बहुत अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं कि अब तो यहाँ से सीधा कंटेंट में से उठा लिया है और उसके फैक्ट को यहाँ पर चिन्हित करते हुए पूछा जा रहा है, जहाँ उत्तर के तौर पर हम लोगों का उत्तर आता है ऋग्वेद। जी हाँ, दरअसल ऋग्वेद जिसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला वेद, पहला वेद है, ठीक है। साथ के साथ करते हैं सबसे पुराना भी आप कह सकते हैं, पुराना वेद है, ठीक है। ये भी प्रश्न आता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उत्तर हो जाता है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स। मैं दोनों भाषाओं में ये लिखूंगी क्योंकि मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में पढ़ना समझते, तो उनके लिए दोनों की भाषा में होना चाहिए। यानी जिसे हिंदी में हम कहते हैं मंत्रों का संग्रह, यानी इसमें मंत्र मिलते हैं, वो उच्चारण किए जाते हैं। जो धार्मिक प्रक्रिया शुरू हुई थी वैदिक काल में, वो उस वैदिक काल के समय मतलब वैदिक धार्मिक जो संस्कृति थी उसमें उच्चारण, मतलब जैसे अगर हवन कर रहे हैं तो उसके समय जो हवन सामग्री डालते वो उच्चारण करते हैं, तो वो सारे मंत्र जो हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण होता है वो किस में लिखे हैं, आपके ऋग्वेद में लिखे हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं, ठीक है। 1028 यहाँ पे सूक्त माने जाते हैं, लगभग 10,500 से ज़्यादा इसमें मंत्र माने जाते हैं, ठीक है। साथ के साथ आप जानते हैं कि यहाँ इस वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल। 10 मंडल यानी 10 किताबें जिसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न बहुत आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत पूछते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, तो वो तो है आपका तीसरा मंडल, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर 10वें मंडल में मिलता है किसका उल्लेख, पुरुष सूक्त, ये भी आया हुआ है 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इस समय इस फीचर के साथ इसको डिस्क्राइब किया है। हो सकता है अगले प्रश्न में इसी क्वेश्चन को लेकर मॉडिफाई करके कुछ इसे यहाँ पर यानी पुरुष सूक्त को लेकर आइडेंटिफाई करते हुए प्रश्न पूछ लें, या फिर यहाँ पर गायत्री मंत्र को लेते हुए प्रश्न पूछ लें। तो इस तरह से फीचर्स को देखते हुए जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, कोई प्रश्न नहीं बचने वाला है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आज तक यहाँ था मेरा वीडियो। कैसा लगा भाई ये क्लास का सेशन? लाइक तो बनता है, होना चाहिए, अब तो क्लास हो गया है पूरा, ठीक है। और कैसा रहा था कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर बताएंगे मुझे, ताकि मैं अगले सेशन में कुछ नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ फिर से वापस लौटूं इस प्लेटफॉर्म पर। तब तक आप मुझे सब दीजिए आज्ञा। टाटा बाय बाय।